हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कभी सोचा ये लॉज क्यों होते हैं? लॉज इसलिए होते हैं ये जानने के लिए क्या सही है क्या गलत है, कि ये राइट्स हमारे पास हैं या नहीं है। क्या आपको ये भी पता है कि एक्यूज्ड के पास भी राइट्स होते हैं? तो हाँ, एक्यूज्ड को भी फंडामेंटल राइट्स गिवन है अंडर आर्टिकल 20 एंड 22। आर्टिकल 20 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अगर आप याद करें, इमरजेंसी के टाइम पे सिर्फ आर्टिकल 20 ही एंड 21 ही ऐसे दो आर्टिकल्स हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जाता। तो हम देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 को जो डिवाइड करा गया है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, सेकेंड है डबल जियोपार्डी एंड थर्ड क्लॉज है रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर हम देखें, ये तीनों में जो बाइफर्केशन किया हुआ है, अगर आप किसी भी कंट्री का लॉ देखें तो ये तीनों चीजें बहुत ही जरूरी है। तो इन्हें हम वन बाय वन देखेंगे विद केस लॉज। तो सबसे पहले आता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। देखो, अगर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को अगर हम देखें, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में इसकी बात करी गई है कि जो लेजिस्लेचर है वो लॉ कैसे बनाएगी। तो जो लॉ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ और एक होता है प्रोस्पेक्टिव लॉ। रेट्रोस्पेक्टिव लॉज वो लॉज होते हैं कि जो बने आज है पर उनका इम्प्लीकेशन पहले से हो जाएगा, और प्रोस्पेक्टिव लॉज कौन से होते हैं? जो सिर्फ फ्यूचर से ही एप्लीकेबल होते हैं। तो ये कहा गया आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में कि जो लेजिस्लेचर है जो वो लॉज बनाएगी वो क्रिमिनल के लिए सिर्फ प्रोस्पेक्टिव ही होंगे। इट मीन्स लेजिस्लेचर इज प्रोहिबिटेड, लेजिस्लेचर को प्रोहिबिट किया जाता है कि वो ऐसे लॉज नहीं बनाएगी क्रिमिनल मैटर के अंदर। तो क्यों किया जाता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन के ऊपर आज कोई चार्ज लगा है कि उसने ऑफेंस करा है, ठीक है, या आप क्लास में चीटिंग करते हुए पकड़े गए। तो अब आप जब जाते हैं प्रिंसिपल के पास या डीन के पास जाते हैं तो पता चलता है, डीन कहता है ये तो चीटिंग तो ऑफेंस बढ़ते जा रहे हैं, तो हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज बनाएंगे और हम उस बच्चे को ही निकाल देंगे स्कूल से। तो अब अगर देखा जाए तो क्या ये आपके ऊपर अभी अप्लाई होगा? कॉलेज जो है या स्कूल है वो आपको अभी ही निकाल देगी? तो नहीं, ये तब अप्लाई होगा कि अब से जो बच्चा करेगा। इट मीन्स क्रिमिनल केसेस के मामले में जो एक्ट या जो लॉ बनेगा वो पोस्टीरियर इफेक्ट रखेगा, मीन्स वो सिर्फ फ्यूचर के लिए होगा, उसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। तो ये बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। अब देखते हैं इसका केस रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस केस में क्या हुआ था? अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया कि अगर आज कोई लेजिस्लेचर लॉ बनाती है तो वो जो लॉ होगा वो अब फ्यूचर से अप्लाई होगा। इट मींस अगर कोई पनिशमेंट एनहांस हुई है तो वो फ्यूचर से अप्लाई होगी, जिसने अब ऑफेंस करा है उस पे नहीं होगी। तो रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये आया कि अब तक हम क्या बात करते हैं, लेजिस्लेचर ने क्या कर दी है, पनिशमेंट बढ़ा दी है, पर अब लेजिस्लेचर क्या करता है, उस पनिशमेंट को क्या करता है, अगर कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने 1997 में ऑफेंस करा, पर अब जो उसका ट्रायल चल रहा था तो पता चला कि गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेचर ने अब क्या करी है, उस ऑफेंस की पनिशमेंट रिड्यूस कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के थ्रू यही हेल्ड करा कि जो अगर पनिशमेंट कम हुई है तो उसका एडवांटेज एक्यूज्ड को दिया जाएगा। इट मींस अगर कोई भी लॉ की जो पनिशमेंट कम की जाती है तो उसका एडवांटेज दिया जाएगा, पर अगर कोई भी लॉ से पनिशमेंट बढ़ा दी जाती है तो वो इफेक्ट नहीं रखेगी। यही चीज कही गई थी केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में, कि जो ऑफेंस उस पर्सन ने 1947 में किया था, पर 1949 में पार्लियामेंट ने क्या करा, उसकी पनिशमेंट जस्ट डबल कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अब जब केस डिसाइड हुआ तो उसके ऊपर वही डबल पनिशमेंट लग गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में हेल्ड करा कि आप इस तरीके से नहीं इम्पोज कर सकते उसके ऊपर डबल पनिशमेंट, क्योंकि उसने ऑफेंस तो किया था कब, 1947 में, और पनिशमेंट कब बढ़ी है, 1949 में, तो उसको पनिश किया जाएगा 1947 तक। क्लियर ये चीज कि एडवांटेज दिया जाएगा, डिसएडवांटेज एक्यूज्ड को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2। ये इसकी 3 मैक्सिम्स है, ये याद रखेंगे। इंटरेस्ट रिपब्लिके यूटी इट फिनिस लिटम, नेमो डेबिट विक्स विक्सारी प्रोना एट इडम कॉजा एंड ऑट्रिफिस
कन्विक्ट। तो ये जो मैगजिम है यही कहना चाह रही हैं कि कोई भी पर्सन है, कोई भी कन्विक्ट है, उसको एक ऑफेंस के लिए एक ही बार पनिश किया जाएगा। इट मीन्स एक ऑफेंस के लिए एक बार पनिश किया जाएगा, बार बार उसके ऊपर क्या है नहीं की जाएंगी। क्यों? क्योंकि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक टू एंड द लिटिगेशन, कि आप बार बार थोड़ी एक ही ऑफेंस को लेके आओगे। पर इस 20 क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें कहा है कि आप 20 क्लॉज 2 तभी लेकर आओगे कि हाँ मैं 20 क्लॉज 2 का एडवांटेज लेता हूं। एक एक्यूज्ड है, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल चुका है और उसको पनिशमेंट भी मिल चुकी है। इट मीन्स ये इंग्रेडिएंट्स दोनों पूरे होने चाहिए, पनिशमेंट प्लस प्रोसिक्यूशन। अगर ये इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे तभी क्या है आप ये ला सकते हो। इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे आर्टिकल 20 क्लॉज 2 यूज किया जाएगा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है मकबूल फिदा हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में एक इंसान मजे मजे से क्या ला रहा था, गोल्ड कॉन्फिस्केट करके लेकर आ रहा था। और देखा जाए गोल्ड की तो लिमिट है कि आप इतना ही लेकर आओगे। तो क्या हुआ था, इसमें जो कस्टम अथॉरिटी थी उन्होंने इसका गोल्ड सारा सीज कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद इसके ऊपर फिर केस चला। तो इसने कहा मैं तो 20 क्लॉज 2 का एडवांटेज लूंगा, डबल जियोपार्डी। क्या कि जब आपने ऑलरेडी मेरा गोल्ड कॉन्फिस्केट कर लिया तो मेरी तो वो पनिशमेंट हो चुकी है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या हेल्ड किया होगा? सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि प्रोसिक्यूशन या जो पनिशमेंट है वो कोई जुडिशियल अथॉरिटी ही करेगी। इट मीन्स अगर कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी करती है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्वासी जुडिशियल एंड जुडिशियल बॉडीज आर डिफरेंट, और जब वो जुडिशियल बॉडी करेगी तभी वो इसका एडवांटेज लेगा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये एक पर्सन को, एक्यूज्ड को अधिकार देता है कि उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने अगेंस्ट एविडेंस दे। इसीलिए ही हमारी सीआरपीसी हमारी उसमें प्रोविजन भी दे रखा है कि एविडेंस में कि अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन कन्फेशन देता है पुलिस को, उसको देता है या उसके सामने देता है, किसके आगे? पुलिस ऑफिसर के सामने देता है, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 के अंदर। क्यों ऐसा कहा गया? वरना तो पुलिस क्या मार पीट के ही उनसे कबूल करवाएगी कि हाँ एक तरीके से आप अपना कन्फेस कर लो। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर इसको वैलिड नहीं कहा गया। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये कहता है कि अगर कोई भी 3 टेस्ट्स के अंदर देखे जाते हैं कि कोई भी ऑफेंस का आपके ऊपर चार्ज लगा है, आपको कहा जा रहा है कि आप उसमें विटनेस बनो, और वो जो आप स्टेटमेंट उसमें दोगे एज अ विटनेस वो आपके अगेंस्ट यूज किया जाएगा, तो आप आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का एडवांटेज ले सकते हो। तो आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन ले सकते हो। इसीलिए ही सेक्शन 91 एंड सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में भी यही कहा है कि 91 में कहा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको कहा जाता है, ऑर्डर किया जाता है लाने के लिए, और अगर वो एक्यूज्ड को ऑर्डर किया जाता है और एक्यूज्ड को लगता है कि वो मेरे अगेंस्ट होंगे, तो वो उसके लाने के लिए क्या है, कंपलसरी नहीं है कि वो लाए। क्यों? क्योंकि वो उसके अगेंस्ट यूज किए जाएंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट अब टर्म इसकी एक लीगल वो भी आती है, नेमो टेंटर प्रेडोर एक्यूजरे सिप्सम। इसमें कहा जाता है कि कोई भी पर्सन बाउंड नहीं है कि वो एक्यूज्ड बने हिमसेल्फ। इट मींस कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट दे, ये जरूरी नहीं है। इसका अब एक एक्सेप्शन भी है, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। वो ये कहता है, जैसे अभी हमने पढ़ा, सेक्शन 25 और 26 ये देता है कि अगर कोई भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने अगर देता है कोई पर्सन एक्यूज, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। पर अगर उसने ये कहा है कि जिस हथियार से मैंने मारा था वो उस पेड़ के नीचे है, और अगर वो मिल जाता है, इट मीन्स डिस्कवरी हो जाती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या थिंग की जिससे उसने वो कोई भी हार्म या ऑफेंस किया है, तो सेक्शन 27 के अंदर वो क्या होगा, एडमिसिबल होगा और वो यूज किया जाएगा उसके अगेंस्ट। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आता है श्रीमती साल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में कहा गया था कि डीएनए प्रोफाइल अगर की जाती है, डीएनए लिया जाता है, तो वो वायलेशन नहीं है। पर अगर नार्को टेस्ट किया जाता है तो नार्को टेस्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, वो 20 क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसका एक और केस भी आता है, नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल धानी। इस केस में ये कहा गया था कि पुलिस ऑफिसर बार बार बुला रहे थे कि आप
पुलिस स्टेशन आइए और आंसर दीजिए, पर उसने एक्यूज ने आंसर नहीं दिया। पुलिस ऑफिसर ने क्या करा, सेक्शन 179 लगा दिया कि उसने आंसर नहीं दिया उन क्वेश्चंस का। तो फिर इस केस में ये वॉयलेशन कहा गया आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का कि अब वो लाइबल नहीं है। सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में भी उसको प्रोटेक्शन मिला है एक्यूज्ड को कि वो उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगा जो उसके अगेंस्ट यूज किए जा सकते हैं। तो होप सो आपको क्लियर होगा आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो कि ऐसे लॉज की बात कर रहा है जो क्रिमिनल के रिगार्ड में होंगे, क्राइम के रिगार्ड में होंगे, तो उनका कैसा इफेक्ट होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। सेकंड बात करते हैं डबल जियोपार्डी की, एक ऑफेंस के लिए एक ही बार पनिशमेंट दी जाएगी। एंड थर्ड बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। ओके, थैंक यू।